चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। तुम इतनी खूबसूरत हो और चूड़ियाँ बेच रही हो। क्या करूं साहब, घर में और कोई नहीं है काम करने को। अबू बहुत बीमार हैं, उनका इलाज भी तो करवाना होता है। तुम इतनी खूबसूरत और इतनी जवान हो, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? कौन सा काम साहब? क्या मैं आपको ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, इसीलिए मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ। मैं पिछले दिनों से बहुत अकेला और तनाव हूँ। अगर आप मेरा ये काम कर देंगी तो इसके बदले में आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। आपके अबू का इलाज भी हो जाएगा। बात तो इनकी ठीक है, चूड़ियाँ बेचने से सब कुछ नहीं हो पाता। देखो, इतना मत सोचो, बात तुम्हारे फायदे की है। आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। जी साहब जी। घर के मुखिया थे अकरम खान, एक बुजुर्ग और लाचार पिता जिनकी दुनिया एक पुरानी चारपाई तक सिमट कर रह गई थी। खेत में हुए हादसे ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी और अब वह हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर थे। उनकी पत्नी जहरा अकरम सब्र और मोहब्बत की मूरत थीं। दिन भर वह अपने पति की देखभाल करती, दवा देती, सहारा देकर बिठाती और रात भर उनकी तकलीफ सुनती रहती। यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। इस घर की सबसे बड़ी उम्मीद थी उनकी बेटी नूरीन। सिर्फ 20 साल की नूरीन के कंधों पर उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। वह गांव में घर घर जाकर चूड़ियां बेचती थी और उसी की कमाई से घर का चूल्हा जलता था। गांव की गलियों में लोग उसे अजीब नजरों से देखते। कोई फप्ती कसता, कोई रास्ता रोकने की कोशिश करता, लेकिन नूरीन ने नजरें झुकाकर चलना सीख लिया था। वह जानती थी कि अगर वह कमजोर पड़ गई तो उसके मां बाप की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। एक शाम जब वह थकी हुई घर लौटी तो देखा कि अकरम खान की हालत बिगड़ चुकी थी। सांस लेने में तकलीफ, तेज खांसी और जहरा की आंखों में बेबसी के आंसू। हकीम ने साफ कह दिया था कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। उस रात नूरीन करवटें बदलती रही। मां की सिसकियां और पिता की पीड़ा उसे अंदर तक तोड़ रही थीं। वह बार बार दुआ करती थी, या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा दे, मैं अपने घर वालों को यूं तड़पते नहीं देख सकती। अगली सुबह नूरीन चूड़ियों का थैला लेकर घर से निकली ही थी कि एक काले रंग की लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक अमीर शेख उतरा, चेहरे पर घमंड और आवाज में हुक्म। शेख ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम क्या बेचती हो? नूरीन ने धीमी आवाज में कहा, चूड़ियां। शेख ने नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली, उसके हाथ में रखी और बोला, मेरी बात मानो, इससे भी ज्यादा कमाओगी। ये पता लो, कल महल में आ जाना, वहां तुम्हें बड़ा काम मिलेगा। नूरीन के कदम लड़खड़ा गए। इतने पैसे जितने उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। एक तरफ उसके पिता की सांसें और दूसरी तरफ एक अनजाना रास्ता। वह दोनों हाथों में पैसे थामे सड़क पर यूं ही खड़ी रह गई और उसी पल उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। उस रात नूरीन सो नहीं सकी। झोपड़ी के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अकरम खान की हर खांसी उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगती और झारा की सिसकियां उसे अंदर तक बेचैन कर रही थीं। नूरीन बार बार दुआ करती रही, या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा दे, मैं अपने मां बाप को यूं तड़पते नहीं देख सकती। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, बस उन्हें इस तकलीफ से निकाल दे। शायद उसकी दुआ सुन ली गई थी, या शायद किस्मत उसके लिए कोई अलग रास्ता लिख चुकी थी। अगली सुबह नूरीन भारी दिल के साथ चूड़ियों का थैला उठाकर घर से निकली। काम पर जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे पता था कि घर का चूल्हा उसी की कमाई से जलता है। वह गांव से निकलकर पास के कस्बे की ओर जा रही थी। रास्ता सुनसान था, धूल उड़ रही थी और सूरज जैसे आग बरसा रहा था। अचानक एक महंगी काले रंग की कार उसके पीछे आकर रुकी। ऐसी कार उस इलाके में किसी ने कभी नहीं देखी थी। धूल से भरी सड़क पर भी उसकी चमक आंखों में चुभ रही थी। नूरीन घबराकर एक तरफ हट गई। कार का शीशा नीचे उतरा और एक रौबदार आवाज सुनाई दी, लड़की, जरा सुनो। नूरीन ने हिचकते हुए पीछे मुड़कर देखा। कार में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। अरब के शेखों जैसा कपड़ा, काली ऐनक और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। नूरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। शेख कार से उतरा।
उसकी लंबाई, पहनावा और अंदाज ऐसा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उसने नूरीन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम क्या बेचती हो? नूरीन ने धीमी कांपती आवाज में कहा, चूड़ियां। शेख ने उसके थैले की तरफ देखे बिना कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा काम देना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। नूरीन चौंक गई। कैसा काम साहब? शेख मुस्कुराया, मेरे साथ शहर में काम करोगी, एक बड़े महल में। इतने पैसे मिलेंगे कि तुम अपने पूरे परिवार को आराम से रख सकोगी। नूरीन के दिमाग में तुरंत उसके बीमार पिता का चेहरा घूम गया। पैसों का नाम सुनते ही उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जग गई। उसने हिम्मत करके पूछा, काम क्या होगा? शेख ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और नूरीन की तरफ बढ़ा दी। ये एडवांस है, सोच लो। अगर तैयार हो तो इस कार्ड पर लिखे पते पर कल सुबह पहुंच जाना। नूरीन के हाथ कांपने लगे। इतने पैसे उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। यह रकम अकरम खान के इलाज के लिए काफी थी। एक तरफ उसका ज़मीर उसे रोक रहा था, एक अनजान आदमी पर भरोसा करने से डरा रहा था। दूसरी तरफ मां बाप की बेबसी उसे मजबूर कर रही थी। आखिरकार उसने पैसे और कार्ड ले लिया। शेख कार में बैठते हुए बोला, याद रखना, जिंदगी में यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है। कार धूल उड़ाती हुई दूर निकल गई। नूरीन सड़क पर यूं ही खड़ी रह गई, एक हाथ में पैसों की गड्डी और दूसरे हाथ में एक अनजान भविष्य का पता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया हो, लेकिन किसके लिए और किस कीमत पर, यह वह खुद भी नहीं जानती थी। जब नूरीन घर पहुंची और उसने गड्डी जहरा के हाथ में रखी तो जहरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। नूरीन, ये सब कहां से आया? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? उनकी आवाज में खुशी से ज्यादा डर था। नूरीन ने झूठ बोल दिया। उसने कहा, अम्मी, शहर में एक बड़े सेठ के घर उनकी बीमार बीवी की देखभाल का काम मिला है। उन्होंने अब्बा की बीमारी का सुनकर यह एडवांस दिया है। यह सुनते ही जहरा के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। अकरम खान ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तू हमारी किस्मत बदलने आई है। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अपने पिता के मुंह से यह सुनकर नूरीन का दिल अपराध बोध से भर गया। वह जानती थी कि वह जिस रास्ते पर जा रही है उसका अंत क्या होगा, उसे खुद भी नहीं पता था। अगली सुबह नूरीन ने मां को गले लगाकर अलविदा कहा। जहरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू उम्मीद के थे। नूरीन बस में बैठकर शहर की ओर रवाना हुई। खिड़की से गांव को पीछे छूटते हुए देखकर उसे लगा जैसे वह अपनी पहचान, अपनी मासूमियत सब पीछे छोड़ रही हो। कार्ड पर लिखा पता शहर के सबसे पौश इलाके का था। जब वह वहां उतरी, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। सामने संगमरमर का एक विशाल महल खड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें जैसे किसी बादशाह का कैला हो। गेट पर खड़े गार्ड्स ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई तुच्छ चीज हो, लेकिन कार्ड देखकर उसे अंदर जाने दिया गया। अंदर कदम रखते ही नूरीन दंग रह गई। हरे भरे बाग, फव्वारे, दुनिया भर के खूबसूरत फूल। महल के अंदर ऊंची छतें, भारी झूमर, मखमली पर्दे, कीमती फर्नीचर और फर्श पर बिछा इतना नरम कालीन कि उसके पैर उसमें ढसते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद एक सख्त चेहरे वाली अधेड़ उम्र की औरत आई। मैं इस घर की हेड केयरटेकर मिसेस डी सूझा हूं। शेख साहब ने तुम्हारे बारे में बताया है, मेरे साथ आओ। वह नूरीन को नौकरों वाले हिस्से में ले गई और एक छोटा लेकिन साफ सुथरा कमरा दे दिया। मिसेस डी सूझा ने कुछ अच्छे कपड़े देते हुए कहा, आज से तुम यही पहनोगी। कुछ नियम याद रखना, बिना अनुमति महल के किसी हिस्से में नहीं जाना, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी और सबसे जरूरी, जो कुछ भी यहां देखो या सुनो ये बाहर नहीं जाना चाहिए। नूरीन ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसे लगा जैसे वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो गई है। कई दिन बीत गए, लेकिन उसे कोई काम नहीं बताया गया। बस अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, लेकिन आजादी नहीं। किसी से मिलने, बात करने या कहीं आने जाने की अनुमति तक नहीं। यह खामोशी और यह रहस्य उसे अंदर से खाए जा रहे थे। वह रोज अपनी मां से फोन पर बात करती और झूठ बोलती कि सब ठीक है, वह बहुत खुश है, लेकिन अंदर से उसका दिल डर और तन्हाई में डूबा हुआ था।
महल में उसे 3 शेख दिखाई देते थे। पहला था वही व्यक्ति जो उसे गांव में मिला था, शेख आर्यन। वह सबसे बड़ा भाई था और उसके चेहरे पर हमेशा गंभीरता और सख्ती दिखाई देती थी। दूसरा था शेख सामरबीडा, आर्यन से उम्र में छोटा, चेहरे पर गहरी उदासी और स्वभाव में खामोशी। ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा किसी अंदरूनी दुख में डूबा रहता हो। तीसरा था सबसे छोटा भाई, शेख जैदन, तेज तर्रार, गुस्सैल और नौकरों पर चिल्लाने वाला। उसके अंदाज में घमंड और बेसब्री साफ झलकती थी। ये तीनों भाई एक ही महल में रहते थे, लेकिन उनके बीच कोई अपनापन नहीं था, जैसे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी 3 अजनबी हों। एक रात नूरीन को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाग की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा कि शेख आर्यन और शेख सामर धीरे धीरे चलते हुए आपस में बात कर रहे हैं। हवा तेज थी, इसलिए आवाजें साफ नहीं आ रही थीं, लेकिन कुछ शब्द उसके कानों तक पहुंचे। अब्बा की जिद है, वह लड़की बिल्कुल वैसी ही दिखती है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। नूरीन का दिल कांप गया। बिल्कुल वैसी ही दिखती है, इसका क्या मतलब था? क्या उसे यहां सिर्फ इसलिए लाया गया था क्योंकि उसकी शक्ल किसी और से मिलती है? यह सोचकर वह और डर गई। अगले दिन उसे शेख आर्यन के आलीशान स्टडी रूम में बुलाया गया। कमरे में तीनों भाई मौजूद थे। नूरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था आज कोई बड़ा सच सामने आएगा। शेख आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नूरीन, हम जानते हैं कि तुम कई दिनों से परेशान हो, सोच रही हो कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया। आज हम तुम्हें सब सच बताएंगे। उसने मेज से एक तस्वीर उठाई और नूरीन की तरफ बढ़ा दी। नूरीन ने कांपते हाथों से तस्वीर पकड़ी। तस्वीर में एक लड़की थी जो नूरीन से बिल्कुल मिलती जुलती थी। वही बड़ी आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कान। एक पल को नूरीन को लगा जैसे वह अपनी ही तस्वीर देख रही हो। उसने हक्की बक्की होकर पूछा, यह कौन है? शेख सामर ने धीमी उदास आवाज में कहा, यह हमारी बहन थी, लियान्ना। 2 साल पहले एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई। सबसे छोटे भाई शेख जैदमिस ने कठोर स्वरों में कहा, उसकी मौत ने अब्बा को तोड़ दिया है। वह आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए, बिस्तर पर पड़े हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं। फिर शेख आर्यन ने वह बात कही जिससे नूरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे अब्बा की सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले एक बार अपनी बेटी लियान को देख लें। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बड़ा सदमा उनकी जान ले सकता है, इसलिए हम उन्हें यह नहीं बता सकते कि लियान अब इस दुनिया में नहीं है। वह आगे बोला, हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए लियान बनकर हमारे अब्बा से मिलो। नूरीन के कानों में जैसे शोर भर गया। वह पीछे हट गई, डर, सदमे और घबराहट में कांपते हुए। नहीं, यह धोखा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह लगभग चिल्ला उठी। शेख आर्यन ने नरमी से कहा, यह धोखा नहीं है, यह एक मरते हुए पिता को आखिरी सुकून देने का तरीका है। तुम्हें बस कुछ दिनों के लिए उनकी बेटी का किरदार निभाना है, उनसे बातें करनी है, उनकी देखभाल करनी है, ताकि वे चैन से इस दुनिया से रुखसत हो सकें। और फिर उसने वह वाक्य कहा जिसने नूरीन को सन्न कर दिया, और बदले में हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। शेख आर्यन ने कहा था कि अगर नूरीन यह किरदार स्वीकार कर ले तो अकरम खान का इलाज दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में कराया जाएगा। नूरीन के सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला खड़ा था। एक तरफ एक मरते हुए इंसान को धोखा देने का बोझ, और दूसरी तरफ अपने पिता की जान बचाने की उम्मीद। एक तरफ जमीर और दूसरी तरफ मजबूरियां। उसे ऐसा लगा जैसे 3 गिद्ध उसे नोचने के लिए बैठे हों और वह एक बेबस शिकार हो। वह रो पड़ी और धीमी आवाज में बोली, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उस रात नूरीन अपने कमरे में फूट फूट कर रोती रही। यह कैसा सौदा था? किसी और की पहचान ओढ़नी थी, एक झूठ को जीना था। लेकिन जब भी वह आंखें बंद करती, उसे अकरम खान का दर्द से तड़पता हुआ चेहरा दिखता और झारा की बेबस आंखें सामने आ जाती। उसने खुद से पूछा, अगर मेरे एक झूठ से मेरे अब्बा की जान बच सकती है और एक मरते हुए इंसान को आखिरी खुशी मिल सकती है, तो क्या यह सच में पाप है? सुबह होते होते उसने अपना फैसला कर लिया।
दिल पर भारी पत्थर रखकर उसने यह किरदार स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिन नूरीन के लिए एक ट्रेनिंग जैसे थे। उसे लियान के बारे में सब कुछ सिखाया गया, उसकी आदतें, उसका बोलने का लहजा, बचपन की बातें, पसंद नापसंद, यहां तक कि चलने और मुस्कुराने का ढंग भी। उसे लियान के कपड़े पहनाए गए, जो हैरानी की बात थी, उसे बिल्कुल फिट आते थे। मिसेस डी सूझा, जो पहले लियान की देखभाल करती थीं, अब नूरीन की मदद कर रही थीं। हर दिन जब नूरीन आईने में खुद को देखती तो उसे अपनी नहीं, लियान की सूरत दिखाई देती, जैसे वह अपनी पहचान कहीं खोती जा रही हो और किसी और की जिंदगी में कदम रख रही हो। आखिरकार वह दिन आ गया जब उसे तीनों भाइयों के पिता से मिलवाया जाना था। उसका दिल डर से फटा जा रहा था। शेख सामर ने नरमी से कहा, डरो मत, आज तुम लियान हो। नूरीन को एक विशाल कमरे में ले जाया गया। एक बड़े बिस्तर पर एक बेहद कमजोर बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था, आंखें बंद, चेहरा झुर्रियों से भरा और कमरे में दवाओं की गहरी गंध फैली थी। नूरीन ने कांपते हुए कहा, अब्बा। इस एक शब्द ने जैसे चमत्कार कर दिया। बुजुर्ग शेख ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। धुंधली आंखों में अचानक जीवन की चमक आ गई। एक हल्की मुस्कान उभरी, टूटी हुई आवाज आई, लियान, मेरी बच्ची, तुम आ गई। उनकी आवाज सिसकी में बदल गई। उन्होंने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। नूरीन ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। बुजुर्ग शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा था मैं तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगा। उस पल नूरीन के दिल से सारा डर उतर गया। एक टूटे हुए पिता की आंखों में अपनी बेटी के लिए जो मोहब्बत थी, वह सच्ची भी थी और दर्द भरी भी। नूरीन खुद भी रो पड़ी और उनके सीने से लग गई। कमरे के बाहर खड़े तीनों भाई यह सब देख रहे थे। शेख आर्यन और शेख सामर की आंखों में सुकून था, लेकिन शेख जदमीत की निगाहें अलग थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कुछ और ही सोच रहा था, कुछ ऐसा जो आने वाले दिनों में नूरीन की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। शेख जैद नूरीन को नहीं, बल्कि उस लड़की को देख रहा था जो उसकी मर चुकी बहन की जगह ले रही थी, और उसके दिल में एक नया तूफान जन्म ले रहा था। अब नूरीन का हर दिन बुजुर्ग शेख साहब के साथ गुजरता था। वह उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती, दवा देती, उनके लिए किताबें पढ़कर सुनाती और घंटों उनकी बातें सुनती रहती। शेख साहब उसे लियान के बचपन के किस्से सुनाते, वे कहानियां जो कभी वह अपनी बेटी को सुनाया करते थे। नूरीन उन बातों को ऐसे सुनती जैसे वे सचमुच उसकी अपनी यादें हों। धीरे धीरे नूरीन को इस किरदार में सुकून मिलने लगा। उसे शेख साहब में अपने पिता अकरम खान की छवि दिखने लगी। उनका प्यार इतना सच्चा, इतना खालिस था कि नूरीन कई बार भूल जाती कि वह सिर्फ एक भूमिका निभा रही है। शेख साहब की तबीयत भी सुधरने लगी। जो आदमी मौत का इंतजार कर रहा था, अब जीवन की चमक लिए बात करता, मुस्कुराता था। डॉक्टर हैरान थे, कहते थे कि यह किसी दवा का नहीं, बल्कि पेटुखुशी का चमत्कारण है। यह सब देखकर शेख आर्यन और शेख सामर बहुत खुश थे। वे नूरीन का सम्मान भी करने लगे थे। लेकिन शेख जैद का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। वह नूरीन को घूरता रहता, कभी उससे लियान की तरह नहीं, बल्कि नूरीन की तरह बात करने की कोशिश करता। वह उसके गांव, उसके परिवार और उसकी जिंदगी के बारे में लगातार सवाल करता रहता। एक दिन जब नूरीन बाग में टहल रही थी, जैद उसके पास आकर बोला, तुम बहुत अच्छी अदाकारी करती हो। कभी कभी मुझे भी लगता है कि तुम लियान नहीं हो। नूरीन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सीधी आवाज में कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। जैद मुस्कुराया, काम? या तुम्हें इस जिंदगी का मजा आ रहा है? यह महल, यह आराम, यह तुम्हारे गांव की झोपड़ी से कहीं बेहतर है ना? नूरीन का खून खौल उठा। उसने कड़े लहजे में कहा, आपकी नजर में हर इंसान बिकाऊ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं यहां सिर्फ मजबूरी में हूं। जिस दिन आपका मकसद पूरा हो जाएगा, मैं एक पल भी यहां नहीं ठहरूंगी। नूरीन की यह खुददारी, उसका यह आत्मविश्वास सीधे जैद के दिल में उतर गया। जो लड़कियों को खिलौना समझता था, उसे पहली बार किसी लड़की ने यूं जवाब दिया था। अब नूरीन उसके लिए लियान की जगह नहीं रही। वह एक सच्ची, मजबूत और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। लगभग 2 महीने बीत गए। शेख साहब अब पहले से काफी बेहतर थे।
वे नूरीन के सहारे बाग में टहलने भी लगे थे। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग में डूबा हुआ था, शेख साहब ने नूरीन का हाथ थामकर कहा, मेरी बच्ची, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह ने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे मेरी लियान वापस मिल गई। नूरीन का दिल भारी हो गया। अब्बा, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आप ठीक हैं, आप और बेहतर हो रहे हैं। शेख साहब मुस्कुराए। उनकी आवाज में गहरा सुकून था। मैं जानता हूं बेटी, अब मैं बेफिक्र हूं। मेरे दिल पर अब कोई बोझ नहीं। उसी रात वे अपनी नींद में ही चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके चेहरे पर एक शांत, सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल पा चुका हो। महल में गहरा सन्नाटा छा गया था। शेख साहब के जाने के बाद नूरीन का काम भी खत्म हो चुका था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सा खालीपन दिल में बस गया था। वह उस बूढ़े पिता को याद कर रही थी जिसने उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था। अगले दिन शेख आर्यन ने नूरीन को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने एक ब्रीफकेस उसके सामने रखते हुए कहा, नूरीन, तुमने हमारे लिए जो किया है वह हम कभी चुका नहीं सकते। यह रकम तुम्हारे वादे से कहीं ज्यादा है। इससे अकरम खान का बेहतरीन इलाज हो जाएगा और तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो। लेकिन नूरीन ने तुरंत ब्रीफकेस लौटा दिया। मुझे उतने ही पैसे चाहिए जितने तय हुए थे। मैंने यह सब पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया था। उसकी ईमानदारी देखकर शेख आर्यन और शेख सामर हैरान रह गए। उसी समय शेख जैद कमरे में आया। उसने अपने भाइयों से कहा, आप दोनों बाहर जाइए, मुझे नूरीन से अकेले बात करनी है। भाइयों के बाहर जाते ही जैद नूरीन के करीब आया। नूरीन, मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ वह ठीक नहीं था, लेकिन इन दिनों में मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम इस महल की रानी बन सकती हो, हमेशा के लिए। यह नूरीन के लिए एक और बड़ा झटका था। जिस जिंदगी के लिए दूसरी लड़कियां तरसती हैं, वह उसके पैरों में रखी थी। लेकिन नूरीन अच्छी तरह जानती थी कि यह भी एक सुनहरा पिंजरा है। उसने नरमी लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, शेख जैद, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरी दुनिया मेरे माँ बाप हैं, मेरा गांव है। मैं लियान की परछाई बनकर नहीं, बल्कि नूरीन सावन बनकर जीना चाहती हूं। जैद पहली बार किसी लड़की से इनकार सुन रहा था। गुस्सा तो आया, लेकिन नूरीन की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर वह चुप रह गया। वह कुछ बोल ही न सका। नूरीन अपने गांव लौट आई। उसने अकरम खान का शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज कराया और कुछ महीनों में वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। बचे हुए पैसों से नूरीन ने अपने लिए एक छोटा मजबूत घर बनवाया और चूड़ियों की एक दुकान खोल ली। अब उसे घर घर जाकर चूड़ियां बेचने की जरूरत नहीं थी। उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार ने उसकी दुकान को जल्द ही मशहूर कर दिया। उसने गांव की कुछ गरीब महिलाओं को भी काम पर रख लिया। अब वह सिर्फ एक मजबूर लड़की नहीं थी, वह एक आत्मनिर्भर, मजबूत और सम्मानित व्यवसायी महिला बन चुकी थी। गांव के लोग अब उसे अजीब नजरों से नहीं, बल्कि इज्जत के साथ देखने लगे थे। नूरीन ने साबित कर दिया था कि औरत की खूबसूरती उसकी कमजोरी नहीं। अगर उसके पास खुददारी और हिम्मत हो तो वही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी कभी शाम को जब वह आसमान के तारों को देखती तो उसे वह सुनहरा महल याद आता, वह जगह जहां मजबूरी में उसने अपनी रूह का सौदा करने का सोचा था। लेकिन वह सौदा उसे तोड़ नहीं पाया, बल्कि उसे इतना मजबूत बना गया कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं रही। नूरीन ने सीख लिया था कि असली दौलत महल या पैसा नहीं, बल्कि इज्जत, खुददारी और अपना परिवार भी है। और यह दौलत उसने अपनी मेहनत से कमाई थी।